हेलो फ्रेंड्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग का ये लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ज्योमेट्री वाला पार्ट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज कुछ और लोकस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला आज का है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अगर हम लोग दो पॉइंट्स ले लें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर मैं दो पॉइंट ले लूँ, सपोज एक पॉइंट है ए जिसका अफिक्स क्या है Z1, और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी जिसका अफिक्स कितना है Z2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं इसको डी से डिनोट कर दूँ इनके बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस होता है वो होता है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, जैसे आपने डिस्टेंस फार्मूला किया था वहाँ पे बात इतनी थी, जैसे दो पॉइंट्स हुआ करते थे जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे। कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, x1 y1 थे। ठीक है, x1 y1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2। तो हम लोगों ने वहाँ पे फार्मूला क्या डिराइव किया था, वहाँ पे फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था कि d इज इक्वल टू वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस फार्मूले को भी जो है, जो ऊपर आपने फार्मूला लिखा है, इसको भी उस बहुत आसानी से डिराइव किया जा सकता है। अगर मैं दो पॉइंट ले लूँ, दो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ Z1। ठीक है, Z1 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ x1 प्लस आयोटा y1, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको x1 y1 लिखा जा सकता है, और इसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, x2 y2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए आपने कहा कि इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है ना, यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दोनों में क्या समानता है जो है। ठीक है, तो देखिए अगर मॉड में लिखे Z2 का मतलब कितना हो जाएगा, x2 प्लस आयोटा y2 और माइनस, ठीक है, और Z1 कितना, x1 प्लस आयोटा y1, तो माइनस x1 और माइनस आयोटा y1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 और आयोटा y1, आयोटा y2 माइनस आयोटा y1 में से आयोटा कॉमन कर लिया तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट में हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए वो ये वही वाला फार्मूला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने डिराइव किया था। तो ये दोनों जो है एक ही फार्मूले हैं, आसानी से जो है इसको जो है एक दूसरे को जो डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है फार्मूला जो पढ़ लेते हैं आज का, वो है सेक्शन फार्मूला। आपको मालूम है कि सेक्शन फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है आपने। देखिए अगर हम लोग दो पॉइंट ले लें, ठीक है, एक पॉइंट है सपोज यहाँ पे ए जिसका अफिक्स क्या है Z1, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका अफिक्स क्या है Z2। ठीक है, और इसके बीच में एक पॉइंट है सपोज जो इसको इंटरनली M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज पॉइंट P है जो इसको क्या कर रहा है, M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P का जो अफिक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा M1Z2 प्लस M2Z1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको जो है समझा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हम लोग जो आसानी से डिराइव कर सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट अगर हमने लिया x1 y1, ठीक है, और ये पॉइंट हमने क्या लिया x2 y2। ठीक है, Z1 का मतलब क्या हो गया, x1 y1, और Z2 का मतलब क्या हो गया, x2 y2। तो कोऑर्डिनेट, और ये सपोज M1:M2 रेशियो में ये पॉइंट P इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिराइव किया था कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे M1x2 प्लस M2x1 और डिवाइडेड बाई कितना, M1 प्लस M2। ये x कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता था हमारा, M1y2
और प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाई क्या होता था m1 प्लस m2 होता था। ठीक है। अब देखिए जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है तो उसको पॉइंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे x1 प्लस आयोटा y1 को क्या लिखते हैं x1 y1 लिखते हैं, या x1 y1 को के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कैसे लिखते हैं, आयोटा लगा के लिखते हैं x1 प्लस आयोटा y1। इसी तरीके से इस पॉइंट का अफिक्स लिखना है पॉइंट p का अफिक्स लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 लिखेंगे मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाई कितना m1 प्लस m2, ये तो हम लोग लिखेंगे और साथ में जो y कोऑर्डिनेट उसमें आयोटा लगा देंगे, आयोटा क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना m1 प्लस m2। ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो बेस हमारा क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर को हम लोग ऊपर ऐड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो क्या आ जाएगा अगर हम एलसीएम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं m1 प्लस m2, हम एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या मिलेगा हमको, ऊपर हमको मिलने वाला m1 पहले मैं कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है। m1 कॉमन कर लें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है x2, यहाँ से x2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आयोटा y2 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा x2 प्लस आयोटा y2। ठीक। और प्लस m2 अगर मैं कॉमन कर लूँ, m2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा x1। ठीक है। x1 प्लस और यहाँ से क्या मिलेगा आयोटा y1 मिलेगा। ठीक है। इसको हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलने वाला, दिस इज इक्वल टू m1 x2 प्लस आयोटा y2 को हम लोग क्या बोलते हैं z2 प्लस z2 प्लस m2 और x1 प्लस आयोटा y1 को क्या बोलेंगे z1। ठीक है ना। तो m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन नीचे क्या मिलने वाला है m1 प्लस m2। तो इस तरीके से देखिए ये फार्मूला जो क्या हो जाता है डिराइव हो जाता है, मतलब जिस पॉइंट, अच्छा ये इंटरनल डिवीजन है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आता है, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहाँ ऊपर भी माइनस आएगा नीचे भी माइनस आएगा, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो है कि जैसे वहाँ पे भी हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला था ना, ऐसे ही यहाँ पे भी मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है मिड पॉइंट का अफिक्स निकालेंगे हम लोग। जैसे तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेते हैं कि देखिए ये पॉइंट है सपोज z1। ठीक है। मतलब इस पॉइंट का अफिक्स कितना है z1 और इस पॉइंट का अफिक्स कितना है z2, पॉइंट b का अफिक्स कितना है z2 और सपोज ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये जो रेशियो है ये कितना 1:1 है। ठीक है। इस पॉइंट का अफिक्स अगर आपको लिखना है तो वो कितना आ जाता है z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है। ये उसी फार्मूले में m1:m2 को 1:1 कर देंगे तो z1 प्लस z2 अपॉन 2 आ जाएगा, उस पॉइंट का अफिक्स आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे वहाँ पे सेंट्राइड की बात किए थे ना, तो अब हम लोग सेंट्राइड के अफिक्स लिखने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप 4th नंबर लिख सकते हैं, फार्मूला नंबर 4 चाहे लिख सकते हैं या 4th नंबर का डेरिवेशन देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं। सपोज देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है। एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में देखिए इस पॉइंट का जो है पॉइंट ए का अफिक्स हमने लिया z1, पॉइंट बी का अफिक्स हमने लिया z2, पॉइंट सी का अफिक्स लिया हमने z3। ठीक है। और मैंने यहाँ से देखिए क्या ड्रॉ किया, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं, अपोजिट साइड का जो है ना, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, जैसे BC का मिड पॉइंट खोज लिया हमने, ये आ गया, इसको A से ज्वाइन करवा दे तो ये एक मीडियन बना। इसी तरीके से AC का मिड पॉइंट खोज के उसको हम लोग किससे ज्वाइन करवा दें, B से ज्वाइन करवा दें, और AB का मिड पॉइंट खोज के उसको हम लोग किससे ज्वाइन करवा दें, C से ज्वाइन करवा दें, तो ये जो है 3 मीडियन बनते हैं। ठीक है। और ये मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्राइड बोलते हैं। ठीक। तो सेंट्राइड के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या आएगा, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स ना कह के अफिक्स बोलें, सेंट्राइड के जो अफिक्स आने वाले हैं वो आएगा आपका z1 प्लस z2 प्लस z3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसा ही एक रिजल्ट हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग फार्मूला लिखने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होगा। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला हम लोग करेंगे। ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं अगर बात कर देता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है और जिसके वर्टेक्स के जो अफिक्सेस दिए हुए हैं, सपोज ये मैंने लिखा है AZ1 और यहाँ पे हम लिखते हैं BZ2 और यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट C का अफिक्स लिखता है हम लोग लिखते हैं Z3। ठीक है। और इस पॉइंट का देखिए जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट्स को जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एरिया हमारा पॉजिटिव आता है। हालांकि बाद में मॉडुलस लगा देते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है।
तो देखिए A Z1 B Z2 और C Z3, ये पॉइंट C ले लिया जिसके जो अफिक्स क्या हो गए Z3 हो गए। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो इसका जो फार्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो आता है 1/4 टाइम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1/4 टाइम्स, ये देखिए पहले मैं मॉड लगा रहा हूँ, ठीक है, और फिर भीतर में ये डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है आपको, Z1 कॉन्जुगेट 1, फिर क्या लिखना है Z2 कॉन्जुगेट 1, और फिर क्या लिखना है आपको Z3 कॉन्जुगेट 1, ठीक है, Z3 कॉन्जुगेट 1। तो ये तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आएगी, ठीक है ना, मतलब डिटर्मिनेंट से जो भी वैल्यू आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आप ध्यान रखिएगा, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल देना है, मॉड निकाल देना है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल देना मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपको निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व जो है, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है, so that the area of triangle on the argand plane, ठीक है, formed by the complex numbers, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं, z, ठीक है, कॉमा आयोटा z और कॉमा z प्लस आयोटा z इज व्हाट, हाफ ऑफ मॉड ऑफ z का स्क्वायर। और ये क्वेश्चन IIT में भी पूछा जा चुका है एक बार जो है। चलिए तो देखिए इसका फिगर में बनाता हूँ। ये जो पॉइंट्स 3 दिए हुए हैं ना, ये आपको वर्टेक्स के अफिक्सेस दिए हुए हैं, मतलब एक अफिक्स आपका कितना है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा है z, इस पॉइंट का अफिक्स क्या है z, ठीक है। दूसरा पॉइंट है उसका अफिक्स कितना आयोटा z है, और तीसरा जो पॉइंट है C, उसका अफिक्स कितना है z प्लस आयोटा z है, ठीक है। तो हम लोगों ने एरिया ट्रायंगल के लिए भी क्या फार्मूला लिखा था, उन्होंने फार्मूला लिखा था कि ये मॉडुलस लगाया था, फिर भीतर डिटर्मिनेंट लगाया था। डिटर्मिनेंट में क्या लिखा था, Z1 का कॉन्जुगेट 1, फिर क्या लिखा था हम लोगों ने Z2 का कॉन्जुगेट 1, और फिर क्या था हमारे पास Z3 और Z3 का कॉन्जुगेट और 1 था, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट था, और डिटर्मिनेंट के बाद ये हम लोगों ने मॉडुलस लगाया था। चलिए इसमें हम लोग अच्छा बाहर कितना था, बाहर था 1/4, ठीक। अभी तक इस पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये क्या आने वाला है 1/4, ये मॉडुलस लगाया, भीतर डिटर्मिनेंट लगाया, और पहले क्या लिखा हमने z, फिर z कॉन्जुगेट और यहाँ पे 1, फिर दूसरा क्या लिखने वाले हैं आयोटा z, फिर आयोटा z का कॉन्जुगेट। आयोटा z का कॉन्जुगेट कितना आएगा, देखिए यहीं पहले मैं बता देता हूँ, आयोटा z का कॉन्जुगेट लेना है तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा का कॉन्जुगेट इंटू z का कॉन्जुगेट, और आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा z बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा z बार, फिर 1, फिर z प्लस आयोटा z, फिर z प्लस आयोटा z का कॉन्जुगेट और 1, ठीक, और ये डिटर्मिनेंट 1 और ये मॉडुलस 1। इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग जो है, या मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा देता हूँ। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1 प्लस R2, R1 और R2 को ऐड करके R3 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो उससे 2 जीरो आपको मिल जाएंगे। आपको मालूम है डिटर्मिनेंट खोलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज ले आइए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट में बनाता हूँ, पहले रो में क्या लिखेंगे z बार और 1, और सेकंड में क्या हो जाएगा आयोटा z, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा z, फिर माइनस आयोटा z बार, फिर 1, और जब R3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 प्लस R2, तो देखिए z प्लस आयोटा z जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। अब हम R3 के लांग हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग R3 के लांग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। चलिए R3 के लांग एक्सपेंड करते हैं, इस बात को हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R3, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 के लांग हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो क्या मिलने वाला है, डेल्टा इज इक्वल टू, बाहर तो कितना है 1/4 है, और भीतर क्या मॉडुलस में क्या मिलने वाला है -1, ठीक है, -1 इंटू, अब देखिए इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को बंद कर देंगे आप, तो क्या मिलेगा, है ना, हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है माइनस आयोटा z बार, ठीक है, मिलेगा माइनस आयोटा z बार,
और फिर माइनस आयोटा जेड जेड बार, माइनस आयोटा जेड जेड बार, ठीक। और यह बाहर आप लोग क्या लगाने वाले हैं, उसका मॉडुलस लगाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे मिलने वाला है 1/4 और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा जेड जेड बार, 2 टाइम्स आयोटा जेड जेड बार मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 2 तो बाहर हो जाएगा तो 2/4 कितना आ गया 1/2 हो गया। फिर क्या आ जाएगा, किसका मॉड लगेगा, आयोटा का मॉड और फिर किसका जेड जेड बार का मॉड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मॉड किसके बराबर आता है, Z1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। तो इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। अब आयोटा का मॉड कितना होता है, 1 होता है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 इंटू जेड जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। जेड जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है आपको मालूम है ना कि अब मॉड के केस में स्क्वायर चाहे मतलब स्क्वायर मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखें या मॉड जेड का स्क्वायर लिखें, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है प्रूव हो जाता है, जो हमको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव करना था, हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का देखिए एक बहुत छोटा मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, इसका जो है शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेट मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे एलिटर अप्रोच, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, यहाँ पे इसको थोड़ा हम ज्योमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास ये मान लिया मैंने ले लिया आपको, ये सपोज ओरिजिन मैंने ले लिया, ये रियल एक्सिस हमारा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, जेड, सपोज ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ और ये पॉइंट ए है और इसका अफिक्स मैं ले लेता हूँ जेड। अब देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ठीक है, जेड इज इक्वल टू कितना है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, पोलर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है या इसको आइलर फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसमें अगर मैं इस जेड में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा का क्या होता है, आयोटा को अगर हम लोग लिखें तो ये क्या होता है, ई की पावर आई टाइम्स पाई/2 है ना, ई की पावर आई टाइम्स पाई/2। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। कॉस 90 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो आयोटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ठीक। तो आयोटा का हमने लिख दिया ई की पावर आई पाई आयोटा पाई/2 और यहाँ पे क्या हो गया आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये फाइनली कितना मिल जाता है, आर ई की पावर आयोटा, ठीक है, थीटा प्लस पाई/2। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा जेड मिला, देखिए ऊपर वाले का जो है मॉडुलस कितना था, आर था, यहाँ पे भी मॉडुलस आर ही रहेगा लेकिन ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट थीटा था अब की बार वो पाई/2 बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आयोटा से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करने पे वो थीटा वो 90 डिग्री क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये जेड की पोजीशन है तो अगर आयोटा जेड की पोजीशन बताएं, अगर हम बताना चाहें तो ये हम लोग बता सकते हैं इसकी आयोटा जेड की ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी पोजीशन हो जाएगी, आयोटा जेड, ये जेड की बात है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया आयोटा जेड के बारे में। आयोटा जेड मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें, ये जेड था, ये आयोटा जेड था, अगर वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लगाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड प्लस आयोटा जेड हो जाएगा, जेड प्लस आयोटा जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना ओ ए और इंटू हाइट, हाइट कितना है ए बी है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ओ ए कितना है, जेड है, ठीक है। ओ ए का मतलब इसका लेंथ, ये तो वेक्टर है, इसके लॉन्ग वेक्टर कितना है, जेड है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड जेड, ठीक है। और इंटू ए बी के अलॉन्ग अगर हम लोग बात करें तो उसके अलॉन्ग जो वेक्टर है वो कितना आयोटा जेड, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे मैग्नीट्यूड में डाल देते हैं, मॉड ऑफ आयोटा जेड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए लिखेंगे हम लोग हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ आयोटा इंटू मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ आयोटा कितना होता है, 1 होता है, आयोटा का मॉड कितना होता है, 1 होता है। तो ये मिला के हमारे पास कुल मिल के कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सर्कल इन आर्गन प्लेन, ठीक है। अब सर्कल के लोकस को लिखेंगे या इक्वेशन को लिखेंगे, सर्कल इन आर्गन प्लेन, सर्कल इन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं, सर्कल का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला फॉर्म होगा इसमें बहुत सारे इक्वेशन बनने वाले हैं। पहला फॉर्म है सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। जब आपको सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो उसमें सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। तो सपोज मैं एक सर्कल ले लेता हूँ
ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया और इसका सेंटर मैंने ले लिया सपोज C, और सेंटर का अफिक्स कितना ले लिया Z0, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्कल पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P, और जिसका अफिक्स मैंने कितना ले लिया Z ले लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, सपोज इसका रेडियस कितना R है। इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे कि CP है ना, CP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। अब देखिए अभी शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, मॉड ऑफ Z माइनस Z0, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में, सेंटर और रेडियस फॉर्म में, ठीक है। एक यहाँ पे नोट हम लोग डाल सकते हैं कि अगर हमारा जो इफ सेंटर इज व्हाट एट ओरिजिन, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जेड नॉट की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका क्या बनेगा, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। तो ध्यान रखिएगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर क्या होता है, एक सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ पे है, जिसका सेंटर है 0 0 पे और जिसका रेडियस कितना है आर है, ठीक है। तो इसको आप बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है देखिए। अब इसी में अगर हम लोग एक और कमेंट डाल के, एक और नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट अगर मान लिया कि हम बात करें मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर की बात करें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस रिप्रेजेंट्स इंटीरियर ऑफ सर्कल, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ सर्कल। और इसी तरीके से आप समझ ही रहेंगे होगे कि अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर लिखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये तो कुछ नोट हो गए। अब दूसरा जो हम लोग फॉर्म लिखने वाले हैं उसको हम लोग बोलने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए क्या होगा, ये जो ऊपर हमने इक्वेशन लिया था ना, इसी को थोड़ा हम लोग आगे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और उसी से जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग निकालेंगे। तो अभी हमने देखिए लिखा था कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे हो, जेड नॉट पे हो और जिसका रेडियस कितना हो, आर हो, उसका इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, जेड जेड बार लिखा जाता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जेड माइनस जेड नॉट, और फिर क्या लिखेंगे, जेड बार माइनस जेड नॉट का बार, और इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, आर स्क्वायर लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले जेड किस में मल्टीप्लाई होगा, जेड बार में, तो कितना हो जाएगा, जेड जेड बार, ठीक है, माइनस जेड जेड नॉट का कॉन्जुगेट, फिर माइनस जेड नॉट इंटू जेड का कॉन्जुगेट, और प्लस क्या हो जाएगा, जेड नॉट इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट, और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम लोग, तो जेड देखिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, जेड जेड बार, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या काम लिख देते हैं, प्लस ए इंटू प्लस ए बार इंटू जेड, प्लस ए बार इंटू जेड। देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ ये ए बार कहाँ से आ गया, प्लस ए जेड बार, ठीक है, और प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अगर जहाँ पे ए और बी का क्या मतलब उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ कि वेयर ए इज इक्वल टू है आपका माइनस जेड नॉट, वेयर ए इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे जो माइनस जेड नॉट था उसको हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो अब जेड नॉट का जो कॉन्जुगेट होगा, है ना, जेड नॉट का कॉन्जुगेट होगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बार लिखेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए बार लिखने वाले हैं। माइनस जेड नॉट को हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ए बार आ जाएगा। तो यही सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, वेयर बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर बी बिलोंग्स टू आर, वेयर बी बिलोंग्स टू आर, वेयर बी बिलोंग्स टू आर, वेयर बी बिलोंग्स टू आर रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, है ना, वेयर बी बिलोंग्स टू आर एक बात हो गया, और दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल
जिसका सेंटर क्या होगा, रिप्रेजेंट सर्कल विद सेंटर, इस सर्कल का जो जनरल फॉर्म में लिखा गया है उसका सेंटर क्या होता है, विद सेंटर व्हाट, एट माइनस ए, एट माइनस ए, ठीक है। सेंटर का जो अफिक्स होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ए, और उसका जो रेडियस हो जाएगा, एंड रेडियस वो कितना हो जाएगा, एंड रेडियस इज इक्वल टू वो हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। देखिए मैं समझाता हूँ वन बाय वन करके। पहले तो आप ये ए वाला कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए माइनस जेड नॉट को हम लोग क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे माइनस तो लिखा ही है, और अब जेड नॉट का क्या लिखा है, कॉन्जुगेट लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म था, देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म था उसको क्या लिखा गया, बी लिखा गया है, ठीक है ना। इसका मतलब बी का मतलब क्या हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया जेड नॉट इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लेफ्ट में ले लें तो यहाँ से क्या बनेगा, जेड नॉट इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस बी, और अगर यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आर इज इक्वल टू कितना बन गया, जेड नॉट इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट माइनस बी। देखिए यही लिखा गया आर, रेडियस में क्या लिखा गया है, जेड नॉट इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट कितना होगा, मॉड ऑफ जेड नॉट का कॉन्जुगेट, जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस बी। देखिए ये रेडियस लिखा गया है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस बी। अब देखिए मॉड ऑफ जेड नॉट को आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ए बोला है, तो जहाँ पे जेड नॉट है वहाँ पे हम लोग ए रिप्लेस माइनस ए रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर और माइनस क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये सर्कल का मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ इस सर्कल के इक्वेशन को। देखिए जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होगा, वो हो जाएगा जेड बार, ठीक है, जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए कॉन्जुगेट जेड, ठीक है, प्लस ए इंटू जेड कॉन्जुगेट और प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे बी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, बी हमारा क्या है, रियल नंबर है, और ए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसका इस सर्कल का सेंटर कितना होगा, इस सर्कल का सेंटर का मतलब सेंटर के का अफिक्स कितना होगा, वो होगा माइनस ए, सेंटर का अफिक्स कितना होगा, माइनस ए, और इसके अगर रेडियस की बात कर लें तो कितना आने वाला है, अंडर रूट में क्या आने वाला है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का मतलब जो जेड कॉन्जुगेट होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा उसको आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है, यहाँ पे आप इसको चाहे तो एक बार और अच्छे से ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक नोट ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे एक नोट ये भी हो सकता है कि जब भी आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक नोट चाहे तो करके आप लिख लीजिए, ठीक है, टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, we make the coefficient of z bar equal to 1, make the coefficient of z bar equal to 1, ठीक है, z bar equal to 1, z bar का कोफिशिएंट को क्या बना लेना है, 1 बना लेना है, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, 0, राइट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फर्दर जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमको एक सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे है 2 टाइम्स जेड बार, ठीक है, प्लस 3 माइनस आयोटा जेड, ठीक है, प्लस 3 प्लस आयोटा जेड बार, ठीक है,
और प्लस कुछ कांस्टेंट है, सपोज -7 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए जेड बार पे जो भी यहाँ पे इसके आगे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा रहेगा ना, यहाँ पे उसका क्या लिखा रहेगा, कॉन्जुगेट लिखा रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ए कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सोल्यूशन लिखें तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहला काम हमने क्या कहा था कि जेड जेड बार के कोफिशिएंट को क्या बनाना, 1 बनाना था। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग, तो क्या बन जाएगा, जेड जेड बार प्लस 3 माइनस आयोटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे जेड और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 3 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू क्या बनेगा जेड कॉन्जुगेट और माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 7/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए अब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंटर का अफिक्स क्या होता है, -a होता है। ठीक है ना, तो -a यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड बार का कोफिशिएंट कितना है 3 प्लस आयोटा बाई 2। ठीक, तो ये सेंटर का क्या आ गया, सेंटर का अफिक्स आ गया। ठीक, अब हमें बात करनी है कि रेडियस कितना आएगा। तो रेडियस की अगर हम लोग बात करें, रेडियस इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, अंडर रूट में मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है ना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, -3/2 और -1/2 आयोटा। तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड निकालना, -3/2 -1/2 आयोटा के मॉड का स्क्वायर और माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट -7/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालना चाहें, मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9/4 और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1/4, 10/4। 10/4 का मतलब कितना हो जाएगा 10/4 लिख देते हैं। 10/4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये 10/4। ठीक है, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10/4, 9/4 प्लस 9/4 प्लस 1/4 मतलब 10/4 और प्लस कितना हो जाएगा 7/2 है। ठीक है, तो 7/2 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14/4 हो जाएगा। 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, 24 बाई कितना आ जाएगा 4, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्कल का जो है अगर जनरल इक्वेशन दिया हो तो उसका सेंटर और रेडियस हम लोग निकालते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बातों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।